स्वागत है आपका एस्ट्रो पाठशाला में। आज की वीडियो में हम बेसिकली फिफ्थ हाउस के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी रेमेडीज जानेंगे। इसी के लिए हम बात करेंगे मोनिशा भाटिया जी से, जो हमें ये सारी चीजें क्लियर करेंगी कि फिफ्थ हाउस होता क्या है, उसके उपाय क्या होते हैं, प्लस उसका उसके साथ क्या रोल है। नमस्कार मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी, नमस्ते। मैम बेसिकली आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ये फिफ्थ हाउस लाइक क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, इसके बारे में। तो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आज हम फिफ्थ हाउस के बारे में बात करते हैं। तो फिफ्थ हाउस हमारे जो पूरा हॉरोस्कोप है उसका एक त्रिकोण का भाव है, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि इसका संबंध हमारे पूर्व पुण्य के साथ जुड़ा हुआ है। अब पूर्व पुण्य को हम समझते हैं, जैसे कि जो प्रथम भाव होता है जिसको हम लगन कहते हैं। लगन भाव होता है कि हमारा करंट जो जीवन है, करंट जन्म है। तो लगन से जो पिछला जो भाव होता है, ये त्रिकोण तीन भाव होते हैं, पहला, पांचवा और नवा भाव। तो ये त्रिकोण भाव जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें कि आज हम फिफ्थ हाउस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नाइन्थ हाउस होता है वह हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण होता है। नाइन्थ हाउस हमारे पिछले जन्म को दर्शाता है। तो नाइन्थ हाउस से पिछला जन्म, उसका जो नाइन्थ हुआ वो हमारा फिफ्थ हाउस हो गया। तो यानी कि फिफ्थ हाउस हमारा नाइन्थ का भी नाइन्थ है। तो यह हमारा पूर्व पुण्य को दर्शाता है। यदि हमारे फिफ्थ हाउस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे कुछ पूर्व पुण्य में कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से हमें इस जन्म में उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब फिफ्थ हाउस जो है, यहाँ पर से मंत्र साधना भी आती है। हम अपने संतान का सुख भी पांचवें घर से देखते हैं, और जिन चीजों को हम इंजॉय करते हैं वह भी हम हमारे फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। तो यह हाउस यूजुअली अगर शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे हों तो हमें हमेशा ही अच्छे परिणाम दर्शाते हैं, और ये बताते हैं कि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसका हमें इस जन्म में लाभ होने वाला है। पर कई बार फिफ्थ हाउस में पापी ग्रह भी बैठे होते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि केंद्र के जो स्वामी होते हैं, वो अगर पापी ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं तो भी हमारे फिफ्थ हाउस को डैमेज करने की क्षमता रखते हैं। ज्यादातर तो हम ये मानते हैं कि छठे, आठवें और बारहवें भाव के स्वामी यदि पांचवें भाव में बैठेंगे तो डैमेज करेंगे। मगर एज पर द रूल्स, 6, 8, 12 के शुभ ग्रह जो हैं, जैसे कि शुक्र हो गया, गुरु हो गया, या चंद्रमा भी कई बार शुभ शुभ ग्रहों में आता है यदि पक्ष बल उसको मिला हुआ है, या बुध हो गया। तो यदि यह 6, 8, 12 के भी स्वामी होके पांचवें भाव में बैठे हैं तो हमें अच्छे ही परिणाम देंगे। यह शो करते हैं कि हमारे पूर्व पुण्य अच्छे हैं, और हमें हमारी संतान से रिलेटेड, या पंचम भाव बुद्धि का भी स्थान है, विद्या ग्रहण करने का भी स्थान है, इन सब चीजों के हमें बहुत अच्छे यह परिणाम देते हैं। मगर यदि केंद्र के भी अशुभ ग्रह यहाँ पर आ जाएं, 6, 8, 12 को तो छोड़िए, केंद्र के भी अशुभ ग्रह यहाँ पर यदि बैठ जाएं तो ये फिफ्थ हाउस को डैमेज कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि यह भाव हमारे मध्य आयु का भी होता है। माना गया है कि हमारी जो फुल जो लाइफ स्पैन है 120 साल की है। यूजुअली तो अब लोग इतना नहीं जीते हैं, आपने देखा होगा कि एवरेज एज आज के जमाने में 65 है। मगर जो हमारे शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, इंसान की जो पूरी आयु है वह 120 साल की है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिफ्थ हाउस आपकी मध्य आयु को भी दर्शाता है। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि इंसान जब मध्य आयु, अब इसकी कौन सी आयु होती है, 40 से 50 साल की। क्योंकि अगर लगन आपका 10 साल हम ले लें तो जो सेकंड हाउस है वह हमारा 10 से 20 साल तक की आयु है। थर्ड हाउस जो हो गया 20 से 30 साल की आयु हो गया। फोर्थ हाउस जो हो गया 30 से 40 साल की आयु हो गया। अगर हम मोटा मोटा लाइफ स्पैन को देखें तो जो फिफ्थ हाउस होगा वो आपका 40 से 50 साल की आयु का समय होता है, आपकी मध्य आयु का समय होता है। यह वो समय होता है जब इंसान ज्यादा अपने संतान को लेके चिंतित रहता है, संतान का पालन पोषण कर रहा होता है, और इस पीरियड में इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स भी होता है, एंजॉय भी करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। अब यहाँ पर अगर आपके पास अशुभ ग्रह हैं तो आपको यहाँ पर इनकी रेमेडी करनी होती है। यूजुअली देखा गया है कि एस्ट्रोलॉजर्स
ज्यादा इस पे थॉट प्रोसेस नहीं लगाते हैं और कई बार फिफ्थ हाउस की ही रेमेडी दे देते हैं, जो कि हमें हमारे संतान पक्ष के ऊपर बैकफायर कर सकता है। तो हमें जब भी रेमेडीज देनी होती हैं बहुत सोच समझ के देनी होती हैं। सो मैम इसमें रेमेडीज के साथ क्या तो रोल है इस इसका, तरह से लाइक? जी देखिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारा जो है मंत्र साधना का भाव है। यहाँ से हम जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये तीनों भाव जो है स्पिरिचुअलिटी को ही दर्शाते हैं। मगर फर्स्ट हाउस से हमारी खुद की जो दिनचर्या है उसके बारे में हम बात करते हैं कि हम कितना अपने अंदर डिसिप्लिन रख सकते हैं। अब जो पांचवा घर है, यहाँ से आप मंत्र करके कितना गॉड के साथ अटैच हो सकते हैं, वह हम पांचवें घर से देखते हैं। अब नाइन्थ हाउस जो है, वहां से हमारे धर्म कर्म के काम होते हैं कि हम कितना अपने धर्म का पालन पोषण करते हैं। वो वाली स्पिरिचुअलिटी हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। मगर जितना हम भगवान के भजन गाना, मंत्र गाना, इस तरह की जो साधना है वो हम पांचवें घर से देखते हैं। अब रेमेडी के तौर पे यदि आपको मान लीजिए लाइफ में बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, हमारे पूर्व पुण्य की वजह से ही हमें कष्ट आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स यूजुअली बोलते हैं चलो पांचवें घर का जो स्वामी है उसकी आपको मंत्र कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है। क्या होता है कि फिफ्थ हाउस का अगर स्वामी लग्नेश से, लग्नेश यानी कि लगन का जो लॉर्ड है, मान लीजिए लग्नेश आपका लगन में ही बैठा हुआ है, अगर पांचवें घर का स्वामी लग्नेश से षडाष्टक बैठा है या दुर्द्वादश बैठा है। अब षडाष्टक यानी कि लगन से वो या तो 6 घर दूर बैठा है या 8 घर दूर बैठा है। तो 6-8 का जो रेपो हो गया लग्नेश और पंचमेश के बीच में, यह ठीक नहीं है। या दुर्द्वादश बैठा है, मान लीजिए लग्नेश आपका लगन में बैठा है और पंचमेश आपका 12वें भाव में बैठा है, तो लगन और 12वें भाव का जो संबंध है वह दुर्द्वादश है। तो यहाँ पर अगर आपने पांचवें घर के स्वामी की मंत्र साधना के लिए किसी को बोल दिया तो संतान पक्ष के ऊपर बैकफायर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको रेमेडीज करने के लिए बहुत ही सोच समझ के किसी को रेमेडीज देनी होती हैं। तो रेमेडीज को कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर लग्नेश से पंचमेश केंद्र में है या त्रिकोण में है, तब आप पंचमेश के लगन, पंचमेश के जो मंत्र हैं वह आप दे सकते हैं और आपको उससे बहुत लाभ होगा। आपके प्रारब्ध कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाएंगे। पहला तो ये हो गया। अब यदि आपका मान लीजिए लग्नेश से पंचमेश केंद्र में भी नहीं है और त्रिकोण में भी नहीं है, केंद्र में मतलब कि 1, 4, 5 1, 4, 7 और 10 ये भाव जो है लग्नेश से, यह केंद्र के भाव है, और 1, 5, 9 ये त्रिकोण के भाव है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको यह देखना है कि आपका पंचमेश लग्नेश से आ, आ, मतलब आपको ये देखना है कि पंचमेश कौन से साइन में बैठा हुआ है, यानी कि उसका डिस्पोजिटर कौन है। अब मान लीजिए आपका पंचम भाव का स्वामी मकर राशि में बैठा हुआ है, चाहे वह मंगल ही क्यों ना हो, मगर लग्नेश से वह षडाष्टक है। तो आपने जो मकर राशि का स्वामी है जो कि शनि देव हैं, तो आपने यहाँ पर शनि देव के मंत्र देने हैं, तब जातक को इससे लाभ होगा। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने देखना है कि पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो जो भी सबसे बली ग्रह होगा आप उसका मंत्र दे सकते हैं। अब कई बार एक से अधिक ग्रह भी बैठे होते हैं, तो ऐसे में आपको मान लीजिए 4 ग्रह बैठे हैं, तो अब आप सोचेंगे किसका मंत्र देना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इन चारों में से सबसे बली कौन सा ग्रह है। बली आप कैसे देखेंगे, जो ग्रह स्वराशि का है या उच्च राशि का है, या फिर जो ग्रह आपके नवांश में अच्छा उसको बल प्राप्त हो रहा है। आप षडबल से भी देख सकते हैं ग्रह की स्ट्रेंथ। तो बहुत सारी चीजों को आप लगा के अपने अनुमान से आप यह समझें कि पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनमें सबसे बली ग्रह कौन सा है, तो आप उस ग्रह का मंत्र दीजिए, तो जातक को इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। सेकंड नंबर पे आपको देखना है कि मान लीजिए वहां पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा, तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे आपको देखना होगा कि पंचम भाव पे कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है। अब मान लीजिए पंचम भाव पे चाहे उसके एनिमी प्लेनेट की ही दृष्टि क्यों ना आ रही हो,
मगर आपको यहाँ पर उसी ग्रह के मंत्र देने हैं जिस ग्रह की यहाँ पर दृष्टि आ रही है। अब मान लीजिए कोई ग्रह देख ही नहीं रहा पंचम भाव को, तब ऐसे में क्या करना है, फिर आपको देखना है कि पंचमेश और लग्नेश का आपस में क्या म्यूचुअल संबंध है, वह लग्नेश से कितने घर दूर बैठा हुआ है, फिर आपको अकॉर्डिंगली उसकी रेमेडी करनी है। अगर तो केंद्र में है या त्रिकोण में है तब आप पंचमेश के मंत्र दे सकते हैं। अब चौथे नंबर पे क्या होगा कि मान लीजिए वह ना तो केंद्र में है ना त्रिकोण में है, षडाष्टक बैठा हुआ है। फिर ऐसे में आपको जो पंचमेश है जिस राशि में भी बैठा हुआ है उस राशि के स्वामी के जो मंत्र हैं वह अपने जातक को देने हैं, और वो आप उसके अकॉर्डिंगली कि कितने टाइम उसको कितने बारी करना है वो सब आप फिर जब कंसल्टेशन करें तब आपको उसका बताया जा सकता है। तो उस मंत्र की यदि वह साधना करेगा तो उसके बहुत सारे प्रारब्ध जो हैं बैलेंस आउट हो जाएंगे, और करंट लाइफ में जो भी उसकी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वह उसको उनसे छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह से यह चलता है। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि बेसिकली क्वालिटीज क्या-क्या होती है फिफ्थ हाउस की, उसकी रेमेडीज क्या-क्या कर सकते हैं, उनके साथ इसका क्या रोल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह और सरल तरीके से आपने बताया हमारे दर्शकों को भी उसी तरह समझ आया होगा। फिर से मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थी हमारी आज की चर्चा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एस्ट्रो पाठशाला को इंस्टॉल करना ना भूलें, जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल होंगे। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।